सबसे पहले तो जान लेते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सब कुछ ए टू जेड जो भी हमारे एसएससी सीजीएल मेंस में आएंगे या फिर आ सकते हैं। और उसके लिए हम केवल और केवल एक फिगर का यूज करेंगे और उस फिगर का यूज करके सारे फार्मूले को आप लोग को प्रूव करके दिखाएंगे सो दैट आप लोग को इधर उधर नहीं जाना पड़े और एक ही वीडियो में एसएससी सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चंस या फिर सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला आता है और टी के लगभग हर एक शिफ्ट में ही आया हुआ है तो वो होता है डिस्टेंस का फार्मूला। एक ट्रायंगल ले लेते हैं और ट्रायंगल के चारों भुजाओं का डिस्टेंस निकालेंगे कौन कितनी भुजा है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं और ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का माप निकालेंगे कौन कितने भुजा की माप कितनी है। फार्मूला होगा यहाँ देखिए लिखा हुआ डी x1 माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू। इसको x2 माइनस एक्स वन भी लिख सकते हैं और y2 माइनस वाई वन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस फार्मूले को यूज करके हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले जो सिंपल वाला है उसको निकालते हैं। यहाँ देखिए 1 1 एंड 5 1। डिस्टेंस निकालने के लिए डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4। हमारा जो डिस्टेंस निकल के आया 4। आपको देख भी रहा होगा यहाँ जो x की वैल्यू है 1 है, यहाँ x की वैल्यू 5 है और ये x से पैरेलल है। तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। हमारे फार्मूले से भी कितना आया 4। अगर हम चाहें तो इसका भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने पहले से ही इसको सम चतुर्भुज लिया है, सॉरी सम त्रिभुज लिया है। तो चारों का तीनों का डिस्टेंस क्या होगा 4 एंड 4। इसको निकाल कर भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। डी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 दैट इज द माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 3 2√3। यहाँ से हो जाएगा माइनस 2√3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2 × 3। तो ये होगा 4 प्लस 2 × 4 = 12 इक्वल टू अंडर 16 इक्वल टू 4। आपने देख लिया इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 और इसका भी निकालेंगे तो 4 ही होगा क्योंकि वैसा वो जो कोऑर्डिनेट लिया ही गया है। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से हम लोग निकालेंगे सेक्शन फार्मूला। ये भी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं और मेंस में भी आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n एंड y का भी सेम टू सेम फार्मूला होता है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ देखिए 1 है और एक लाइन 5 1 है, इन दोनों के बीच एक लाइन मेरे पास है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना ये है कि अगर हम इसको 3:1 के अनुपात में कोई रेखा इन दोनों, कोई बिंदु इन दोनों को काट रही है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या होता है, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n और x2 और x1, x2 ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू क्या होगा 3 × 5, सीधे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है प्लस 1 × 1 बटे में क्या हो जाएगा 3 + 1 15 प्लस 1 16 बटे में 4, ये कितना हो जाएगा 4। वैसे ही हम y को निकाल लेंगे। y क्या होगा 3 × 1 प्लस 1 × 1 बटे में 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 4 इक्वल टू 1। तो हमको जो एक कोऑर्डिनेट मिलना था वो क्या मिल जाएगा 4 एंड 1। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला हो गया और सेक्शन फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं इसको, इन दोनों में लगा सकते हैं, इन दोनों में लगा सकते हैं, जहाँ लगाना हो वहाँ लगा सकते हैं। सबसे मेन फार्मूला जो इसमें आता है वो है एरिया का फार्मूला और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके लिए दो एक तो फार्मूला है और एक थोड़ा सा आसानी से शॉर्टकट लगाते हुए हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले से देख लेते हैं कि कितना होगा। पहले ही हम लोग डिस्टेंस निकाल चुके हैं, इसका डिस्टेंस 4 आया हुआ है, इसका डिस्टेंस 4 आया हुआ है, इसका डिस्टेंस 4 हुआ है। अगर हम लोग इसका एरिया निकालने आए तो सम त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है √3/4 ये स्क्वायर
√3/4 इंटू ए कितना हो जाएगा 16, ए स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हमको जो मिल जाएगा 4√3। अब इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे जो एरिया का कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, इससे निकालेंगे कि क्या जो अभी हम लोगों ने ज्यामिति से निकाला क्या इसमें ये प्रूफ होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ से पहले तो फार्मूला लिखा कैसे जाता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सीधे से लिखा हुआ था, हाफ पहले लिखते हैं एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई, फिर यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 2 3 1 3 2 1। अब हम लोग को टोटल फार्मूला मिल गया, कैसे इसको यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हाफ x1, देखिए इसमें क्या है x1 इसको मान लेता है x2 एंड ये x3 हो जाएगा। x1 कितना हो जाएगा 1, y2 माइनस y1 हो जाएगा। y2 ये है और सॉरी y2 माइनस y3 ये है। तो 1 माइनस 1 माइनस 2√3 फिर प्लस होगा x2 यहाँ पे कितना है 5, फिर y3 कितना है 1 प्लस 2√3 माइनस y1 कितना है 1, फिर प्लस कितना है x3 यहाँ पे x3 कितना है 3 और y2 माइनस y1 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 1। ठीक है, ये हो गया 0। तो हमारे पास जो आ गया डेल्टा हाफ, यहाँ से 1 से 1 कट गया माइनस 2√3 प्लस यहाँ से देखिए 1 से 1 कट गया 5 दूनी 10√3। यहाँ से देखिए क्या हो गया 8√3/2 इक्वल टू 4√3। मतलब यहाँ से जो हमारा एरिया आया और यहाँ से जो एरिया आया दोनों ही सेम है। यहाँ से देख सकते हैं ज्यामिति से भी सेम एरिया आ रहा है और हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सेम एरिया। लेकिन ये जो फार्मूला है थोड़ा सा लेंदी है, इसको करने का एक और आसान ट्रिक है उसको मैं बताता हूँ। उस आसान ट्रिक में किया जाता है, कोई एक कोऑर्डिनेट उसको हम लोग 0 कर लेते हैं। उससे क्या होता है, ये जो फार्मूला होता है बहुत ही छोटा हो जाता है। अब देखिए जैसे डेल्टा हुआ, डेल्टा में निकालते समय अगर हम x1 और x1 एंड y1 को अगर हम लोग 0 लिख लेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे ये 0 हो जाएगा ये पूरा कट जाएगा और y1 भी 0 है, y1 0 है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को जो फार्मूला निकलता है डेल्टा इक्वल टू हाफ, ये देखिए x2 y3 माइनस यहाँ देखिए x3 y2। केवल दो कोऑर्डिनेट को आपस में गुणा करने से हमको एरिया का फार्मूला मिल जाएगा और ये आसान होता है और इसी से एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे आगे कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है 1 1, इसको क्या करेंगे हम लोग 0 कर देंगे। जैसे एक कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, जो चीज़ें एक कोऑर्डिनेट पे हम लोग यूज़ करेंगे उसी को सेम चीज़ दोनों कोऑर्डिनेट पर भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ देखते हैं 1 1 को 0 करने के लिए कितना करना होगा -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और ये -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड 0 हो जाएगा। ये -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंड 2√3। अब ये 0 तो हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला ये है, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हाफ। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है x2 एंड y3, ये हो गया x2 एंड y3, ये हो गया वो x3 एंड y2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8√3 माइनस 0 कितना हो गया 4√3। सबसे आसान फॉर्मूला यही है ट्रायंगल का एरिया निकालने। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला और एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद से अभी इसके आगे हम लोग केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सेक्शन फार्मूला में एक चीज़ को बताना भूल गया था, अगर मिड पॉइंट हो तो हम लोग क्या करेंगे। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, ये जो 3:1 लिखे वहाँ पे 1:1 हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम m और n दोनों को जब 1 1 रख दें तो क्या होगा x इक्वल टू x2
प्लस x1 बाई 1 प्लस 1 x इक्वल टू x1 प्लस x2, ये मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर y को करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे में 2। सेक्शन फार्मूले से हमको मिड सेक्शन या सम द्विभाज्य जब करते हैं तभी भी हम लोग को इससे सेक्शन फार्मूले से पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं केंद्रक। केंद्रक का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। अभी सेक्शन फार्मूला में जो हम लोग ने यूज़ किया उसमें x1 प्लस x2/2 होता है, लेकिन केंद्रक में क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बटम 2। अगर यहाँ से हम लोग केंद्रक निकालना हो तो x1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया 5 एंड x3 क्या हो गया 3 बटम 3, 5 3 8 1 9 बट्टे में 3 इक्वल टू 3। यहाँ से अगर y निकालना हो तो y का क्या हो जाएगा, देखिए y1 y2 एंड y3 बटन 3। y1 क्या हो गया 1, y2 1 प्लस y3 क्या हो गया y प्लस 2√3 बटे में 3, 3 प्लस 2√3 बटे में 3 y। तो हमको केंद्र क्या मिल गया टोटल 3 इक्वल 3 एंड 3 प्लस 2√3 बटे में, यह है केंद्रक। केंद्र के बाद दूसरा जो चीज़ आता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र या उसे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, जो कोण होते हैं, कोण को जो समद्विभाजित करती हैं उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। ओके, इन सेंटर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, देख लीजिए। थोड़ा सा ही चेंज है जो केंद्रक होता है उससे। इसमें क्या होता है ना कि जो लंबाई होती है उसका भी यूज आ जाता है। अभी हम लोगों ने लंबाई पहले निकाला था, इसकी लंबाई क्या हुई थी 4 थी, इसकी लंबाई 4 थी एंड इसकी लंबाई क्या थी 4 थी। अब फार्मूला क्या होता है ax1 bx2 एंड cx3 बटे में a प्लस b प्लस a। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है कि a क्या होता है। x1 तो पता है हमको, लेकिन a क्या होगा। देखिए अगर हम लोग इसको x1 x2 मानते हैं तो a क्या होगा, इसके ठीक सामने वाली जो लाइन होती है, लेंथ होती है या भुजा होती है, उसको मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालना हो अंतःकेंद्र का तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, यहाँ से 1 होगा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 4 प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा इंटू 4 बटे में क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 20 3 चौके 12 बटे में 12। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 24 2 26 36 बटे में 12 इक्वल टू बढ़ती हैं 36, एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे y को भी सेम टू सेम निकाल लेंगे और जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे x एंड y। ये क्या हो जाएगा अंतःकेंद्र की कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू लाइन्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, वो है y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा में x1 माइनस x2 x माइनस x2। इसको कुछ और भी चीज़ बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा, जस्ट इसके बाद आएगा। यहाँ देखिए y1 माइनस y2 है, इसको y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर नीचे भी वही चेंज करना पड़ेगा x2 माइनस x1, कोई मतलब नहीं, कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स हमारे पास है a और b। अगर हमको निकालना हुआ कि ए बी की इक्वेशन क्या होगा, इस फार्मूले से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, y1 क्या हो गया हमारे पास 1, y1 माइनस y2 क्या हो गया y1 1 है, y2 1 है, तो y1 माइनस y2 बटे में x1 माइनस x2। देखिए x1 माइनस x2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि y1 माइनस y2 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस x1 ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे ये 0 हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1 इक्वल टू 0, जो हो जाएगा y इक्वल टू 1। तो इस रेखा की जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हमको इसका निकालना हुआ तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं करना। देखिए क्या करेंगे,
सीधे y माइनस y1 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा, -2√3। x1 माइनस x2 1 में से 3 गया -2 इंटू x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x माइनस x1 1, y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा √3 x हो जाएगा ये, माइनस √3 इक्वल टू y माइनस 1। अगर सबको इधर एक साइड में ही लेते हैं तो y3 माइनस एक्स सॉरी √3x माइनस y माइनस √3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस रेखा का समीकरण ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका भी निकालना हो तो इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो एक चीज़ और पूछता है वो प्रवणता। प्रवणता में स्लोप, इसको हम एम सी भी बोलते हैं। देखिए स्लोप होता क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये कोई रेखा हुआ, ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये रेखा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो एक्स से कितना ये झुकाव रखता है उसी को हम लोग प्रवणता कहते हैं। इसको डिनोट एम से करते हैं। निकालते कैसे हैं, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर इस रूप में इक्वेशन हमको मिला है तो एम इज इक्वल टू एम इज मीन्स प्रवणता क्या हो जाता है, -a/b। एम को tan थीटा भी बोलते हैं। एम इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, अगर ये ए बी रेखा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो एम का मान क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू tan थीटा। अभी हम लोग इसको समझेंगे कि एम इक्वल टू tan थीटा क्यों होता है और क्या ये सही में होता है, इसको अभी तुरंत समझ सकते हैं। देखिए ये तो पता है कि इसकी लंबाई 4 है, 4 है एंड 4 है, तो जो समत्रिभुज होते हैं उनके बीच के एंगल क्या होता है, 60। ठीक है, अगर प्रवणता निकालना हो हमको अभी तो कितना होगा इसको प्रवणता, एम इक्वल टू tan थीटा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60, एम इक्वल टू √3। मतलब इस रेखा की जो प्रवणता हो जाएगी ए बी की √3 हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले उस रेखा का फॉर्मूला निकाला, सॉरी इस रेखा का समीकरण निकालना था जो ये था। इस समीकरण से अगर हम लोग एम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, -a/b। ए यहाँ पे क्या है √3 माइनस √3, बी क्या है -1, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। तो जो फार्मूले से हम लोग निकाले एम इक्वल टू √3 और tan थीटा से निकाले एम इक्वल टू √3, दोनों ही क्या इक्वल है, इसलिए हम बता सकते हैं कि जो प्रवणता होता है उसको एम बोलते हैं और एम tan थीटा के इक्वल होता है। एक फार्मूला भी होता है प्रवणता के लिए, आसानी से उसे मतलब अगर किसी चीज़ का इक्वेशन लिखना हो, प्रवणता हमको दिया या फिर स्लोप दिया हो, तो उसके लिए क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस से। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन लाइंस। दो रेखाओं के बीच की कोण, हम लोग को पहले से ही पता है ये 4 है, ये 4 है एंड 4 है, दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है। अब फॉर्मूले से जानेंगे कि क्या 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। tan थीटा क्या होता है, अगर दो रेखाएं हैं हमारे पास, मान लो ये ए है और बी, ये रेखा ए बी हो गई, और दूसरी रेखा क्या है हमारे पास, ए और सी है, ये रेखा क्या हो जाएगी ए सी। ए बी की फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे, ए बी का फार्मूला क्या था यहाँ पे, और ए सी का फार्मूला, ए सी का तो फार्मूला बहुत सिंपल है, y इक्वल टू 1 था। ए बी का क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे निकाले थे √3x माइनस वाई, -y माइनस √3 प्लस 1।
या इसको और भी लिख सकते हैं, वाई माइनस वन इक्वल टू 0। ये दोनों रेखाओं का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों रेखाओं के बीच की लंबाई निकालनी है, सॉरी दोनों रेखाओं के बीच की कोण निकालना है। सिंपल सा फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से सिंपली निकालेंगे। m1 हमको क्या पता है, देखिए इसका m1 अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये होता है 0, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस से इसका झुकाव कितना है इस रेखा का, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल झुकाव कितना हो जाएगा 0। tan थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 होता है, tan 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। m1 क्या हो जाएगा 0। m2 हम लोग ने अभी निकाला था, कितना था √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस √3 बटा में 1 प्लस 0। यहाँ पे जो भी होता है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू √3, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। पहले से भी पता था कि यहाँ पर 60 डिग्री आने वाला है, और फार्मूले से भी हम लोग निकाला कि ये 60 डिग्री है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पूछता है वो है लंबवत लंबाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। ये देखिए ये एक रेखा है, मान लीजिए इसको AB। अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ दिया सी बिंदु से तो क्या होगा, ये डिस्टेंस हमको अगर पूछ रहा है तो क्या होगा। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर इस रेखा का समीकरण हमको पता है ax1 ax by प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसका समीकरण हमको पता है और इस रेखा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो बहुत ही आसानी से हम दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है d इक्वल टू ax1 by1 c1 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये x1 x2 क्या होता है, x1 x2 ये जो कोऑर्डिनेट्स वो है, ठीक है। तो यहाँ पर d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इस रेखा का समीकरण क्या था y माइनस 1/1 इक्वल टू 0, अभी कुछ देर पहले निकाले थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 0 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो होता है 3 प्लस 1 प्लस 2/3, इसको सिंपली इसमें पुट कर देंगे। x की जगह पर 3 रखेंगे 0 हो जाएगा। सिंपली देखिए 0 इंटू 3 ये 0 हो जाएगा, प्लस y की जगह पर कितना रख देंगे 1 प्लस 2/3। पहले से c यहाँ पे, तो c क्या हो जाएगा -1 बटे में कितना आ जाएगा, ये कितना हमको 3 स्क्वायर, b कितना है सॉरी ये कितना है हमारे पास 0, b कितना है यहाँ पे 1, तो d कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से ये 0 हो जाएगा, ये 1 से 1 कट गया, ये कितना d हमारे पास कितना होगा 2√3। तो इस बिंदु से इस बिंदु की जो डिस्टेंस होगी हमारे पास आ गई 2√3। अब इसको ज्योमेट्री से भी प्रूव करने के देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं है डिस्टेंस। आपको पता होता है कि जो हाइट का फार्मूला होता है ए, जो भुजा होती है साइड √3/2 होता है। तो हाइट कितना होता है ए हमारे पास कितना है पहले से हमको पता है 4, ये 4 है, तो 4 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा 2√3। तो यहाँ से हाइट हमारे पास कितने आ गए h इक्वल टू 2√3, यहाँ से भी कितनी आई सेम आई। ये तो डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ए पॉइंट। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, पहले तो उन दोनों रेखाओं का जो डिस्टेंस है मेन पॉइंट से निकाल लेते हैं, मीन्स 0 0 से निकाल लेंगे। तो 0 0 से किसी भी रेखा की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे, x1 एंड x2 को 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
x1 x2 को जैसे इसमें 0 रखेंगे तो d का मान क्या हो जाएगा, d इक्वल टू सिंपली c बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये d का डिस्टेंस हो जाएगा। तो दो रेखाएं हैं हमारे पास, मान लेते हैं इसका ax1 ax by प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। a1 रख देते हैं, b1 रखते हैं, c1 रख देते हैं, और इसका जो समीकरण हो गया a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दोनों को इस सेम फार्मूले से निकाल देंगे कि दोनों को अगर हम मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, देखिए c1 बटा में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात क्या है, आगे हम बताएंगे इसके बाद। इसका जो डिस्टेंस आ गया ये आ गया, और इसका अगर डिस्टेंस निकालना हुआ तो क्या हुआ, ए डी इक्वल टू c2 बटा में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों रेखाएं क्या पैरेलल हो, तो जो a2 और b2 है यहाँ पे a1 और b2 है, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। a1 इक्वल टू यहाँ पे a1 हो जाएगा और b2 भी यहाँ पे b1 हो जाएगा। तो यहाँ जो बेस हो जाएगा दोनों ही सेम हो जाएंगे, इन दोनों में जो बेस हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो दोनों के डिस्टेंस को हम लोग घटा देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से d1 माइनस अगर d2 कर रहे हैं तो c1 माइनस c2 बटा में रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये हमको फार्मूला हो जाएगा दो लाइन के बीच की। इसके बाद से जानेंगे नंबर ऑफ इंटरेक्शन। जैसे कोई भी दो रेखा है तो इन दोनों रेखा के बीच में कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर उन दोनों को समीकरण जो है इक्वेशन उनको सॉल्व करने पे कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, तो उनका समीकरण क्या हो, उनका जो सॉल्व करने पे हमको आएगा कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर आएगा, एक्स वाई कुछ भी पॉइंट आ सकता है। उसके बाद अगर ये दोनों रेखाएं एक ही हो तो उनके क्या होगा, अनगिनत वैल्यू आएंगे हमारे पास, यहाँ कुछ भी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगे। अगर दो रेखाएं इस टाइप का दिया हुआ है तो कैसे पता करेंगे, वो इस केस में आएगा, इस केस में आएगा या फिर इस केस में आएगा। इसको देखने का सिंपल सा तरीका है, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ये है तो ये दोनों क्या होंगे, रेखाएं पैरेलल होंगे और इन दोनों का कोई भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 इक्वल टू हो रहा है c1 बाई c2, मीन्स ये केस हो रहा है, तो ये किस में आएगा, दोनों रेखाएं सेम है, बस उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन क्या है दोनों रेखाएं सेम है। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आएंगे। इस केस में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन एक और केस बनते हैं, उसमें क्या होता है कि तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है, ऐसे हो जाता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में क्या होगा, हमको एक और एक सॉल्यूशन मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है प्रतिबिंब या फिर मिरर इमेज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मिरर इमेज होता क्या है। सबसे पहले तो इसमें क्या चीज़ दिया होता है, एक पॉइंट दिया होता है, मान लीजिए ये पॉइंट 1 1 है। दूसरा क्या दिया होता है, एक मिरर। इमेज बनाने के लिए पहले तो एक इमेज होना चाहिए, दूसरा मिरर होना चाहिए। इमेज इसमें क्या होता है, पॉइंट होता है। मिरर क्या होता है, कोई भी रेखा हो सकता है, या तो वाई एक्सिस हो सकता है, एक्स एक्सिस हो सकता है, या फिर वो बोल सकता है कोई एक रेखा है। एक्स इक्वल टू मान लो -1 दे दिया तो -1 यहाँ होता है, यहाँ एक रेखा हो गई, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग मान लीजिए वाई एक्सिस
के साथ अगर इमेज पूछ रहा है कि 1 1 का इमेज क्या होगा, यहाँ पर 1 1 है। सिंपली देखते हैं इमेज में क्या होता है कि जो मूल वस्तु है वो इमेज से जितनी दूरी पे है, ये मान लो शीशा हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर ये 2 मीटर की दूरी पे है तो जो इमेज भी इसका 2 मीटर दूर से ही दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। यही चीज़ को इसमें लागू करना है और सिंपल से फार्मूला लागू करने के बाद हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ मान लो तो वाई एक्सिस को ही इमेज बना दिया है यहाँ पे, तो 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 1 जो पॉइंट है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो इमेज भी क्या होगा, 1 पॉइंट इधर बनेगा, ये कितना हो जाएगा, अगर इस साइड आ रहे हैं तो एक डिस्टेंस में -1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में -1 हो जाएगा। और ये जो लंबाई है 1, ये पहले से ही 1 रहेगी, तो जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 एंड 1। इसका मिरर इमेज कितना हो जाएगा, 1 -1। दूसरा केस इसमें देखते हैं क्या पूछता है। दूसरा केस हमको दे देता है जो शीशा होता है उसी को शिफ्ट कर देता है। शीशा मान लो दे दिया x = -2 को शीशा बना दिया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे शीशा बना दे रहा है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट हमारे पास है 1 1, इसका और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इसकी 1 है और यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 3। जो इमेज बनेगी वो इस शीशे से 3 डिस्टेंस दूर बनेगा। समझ में आ गया आपको, ये 3 डिस्टेंस दूर हो गया। पहले से ये 2 डिस्टेंस है, 3 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। टोटल यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। और ये एक्स एक्सिस पे है, लेफ्ट साइड में आ रहा है तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। वाई की वैल्यू तो सेम ही होगी, यहाँ भी जितना जो गैप है यहाँ भी उतना ही गैप होगा, तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो 5 - 1 हो जाएगा। सिंपली मिरर को कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, यहाँ भी शिफ्ट कर देगा, कुछ भी कर देगा। मिरर को कभी इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल दे देगा, वाई एक्सिस को पैरेलल दे देगा, कोई भी मिरर दे देगा। उसको निकालने का फॉर्मूला यही होता है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक ही फिगर और एक ही क्वेश्चन के साथ देख लिया आपने कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पूरे हो गए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आपको SSC CGL में ज़रूर ये हेल्प करेगा।